आपका सामाजिक संगठन किस नाम से है? तो लखनऊ में आप कब से राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत एडमिशन कर? और सर वर्तमान की अगर बात करें तो समाज में अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा है, खासकर बहुजन समाज। और सर जो वर्तमान की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कास्टिज्म जो जातिवाद है जी जी उसको काफ़ी बढ़ावा मिला है। बिल्कुल। तो उस पर क्या विचार है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? गैस हाजिर है एक और शानदार इंटरव्यू के साथ, और हमने इंटरव्यू की एक सीरीज़ शुरू करी जिसमें भी जितने भी बहुजन समाज के जो लोग हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज के लिए तात्पर्य है, उनके इंटरव्यू डाला, जिसमें से कई सारे इंटरव्यू भी हमने शूट किए, कई सारे बहुजन यूट्यूबर हैं उनके भी इंटरव्यू हमने शूट किए। अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाइए और उनको देखिए। आज हमारे साथ फिर से एक ऐसे शख्स मौजूद है लखनऊ से जो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, और जो राइट टू एजुकेशन है उस पर काफ़ी शानदार उनका काम रहा। खासकर जो बाबा साहब जी का सपना था, जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, फिर संघर्ष करो, तो कहीं ना कहीं जो बाबा साहब का जो सपना पहला, जो बाबा साहब जो चाहते थे कि सबसे पहले शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए, तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे साथ अमित नायाब सर मौजूद हैं, जिनका आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन का एक सामाजिक संगठन है। और इस सामाजिक संगठन की जो प्राथमिकता है वो शिक्षा की है। जो बाबा साहब का सपना था, पहली प्राथमिकता थी कि अपने समाज के लोग शिक्षित हों, तो इस संगठन का जो काम है पहली प्राथमिकता शिक्षा पर है कि अगर हमारे समाज के लोग शिक्षित होंगे, अवेयर होंगे, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे अच्छे पदों पर जाके समाज की सेवा कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि अवेयरनेस क्या अभी है, जो सामाजिक स्थिति है, शिक्षा की जो स्थिति है अभी वर्तमान में क्या है, तो उन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ अमित नायाब सर जी जो मौजूद हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। तो सर आपका सामाजिक संगठन किस नाम से है? मैं जो सामाजिक संगठन चलाता हूँ उसका नाम है आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन जी। और हम लोग का जो बाबा साहब का एक सपना था कि हम लोग शिक्षित हों, यानी कि बाबा साहब का पहला मूल मंत्र था कि शिक्षित करो, फिर उसके बाद था संगठित, फिर संघर्ष करो। तो मैंने भी एक नारा दिया है कि हमारा संकल्प शिक्षा ही एक मात्र विकल्प, जो यही एक विकल्प है जिससे हमारी प्रगति हो सकती है, हमारे उद्धार हो सकता है, हमारा विकास हो सकता है। तो इसीलिए मैंने शिक्षा को आधार मानकर शिक्षा पर काम किया और आगे भी कर रहे हैं। तो लखनऊ में आप कब से राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत एडमिशन करवा रहे हैं? ये मुझे लमसम जो है 7-8 साल हो रहे हैं मुझे इस पे काम करते हुए। और वैसे हम लोग शिक्षा पर 2008 से काम कर रहे हैं, लेकिन जो आरटी जो एक्ट है उस पे हम लोग जो है मुश्किल लमसम जो है 8 साल या 6-7 साल, हाँ मुझे लगता है 6-7 साल हो गए मुझे काम करते हुए। तो अभी तक आपने कितने राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत एडमिशन कराया होगा, और क्या लखनऊ में ही राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत एडमिशन कराते हैं या कहीं बाहर भी? देखिए अभी तक मैं पूरे यूपी में अगर बताऊं तो 10,000 से ऊपर बच्चों का एडमिशन हो चुका है। और नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं लखनऊ में ही केवल काम करता हूं, मैं बाहर ज़िलों में भी काम कर चुका हूं। और पिछले साल भी मैं खुद गया था, डोर टू डोर घूमा, बस्तियों में गए, अपनी बस्तियों में जो बहुजन समाज की बस्तियां हैं मैंने वहाँ पर जाकर देखा कि वहाँ पर भी अवेयरनेस की कमी है, तो वहाँ पर भी काम किया। और लखनऊ में इसलिए काम कर पाया क्योंकि मैं यहाँ खुद रहता हूँ और इसलिए ज़्यादा अच्छा काम यहाँ पे हो पाता है। तो एक हाल ही में खबर भी है कि लखनऊ जो राइट टू एजुकेशन में रहा सबसे ऊपर रहा, सबसे ज़्यादा एडमिशन लखनऊ में हुए। जी जी जी, वो हमारे साथ कई और संगठन ऐसे हैं जो राइट टू एजुकेशन पे काम करते हैं, और ये उसका नतीजा है कि लखनऊ में इतनी अवेयरनेस फैली और इतने ज़्यादा एडमिशन हुए कि आज हम लोग लमसम जो है नंबर 1 पे हैं। और कारण ये भी हो सकता है कि ये लखनऊ राजधानी है तो यहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है। तो क्या लगता है जो पहले के मुकाबले जो अवेयरनेस की कमी थी समाज में, समाज के लोग जो हैं अब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते थे, खासकर महिलाओं के प्रति, कि उनकी जो अपने समाज के लोग थे वो खासकर लड़कों पर तो ध्यान देते थे, महिलाओं पर कम ध्यान देते थे, क्या लगता है उसमें कुछ सुधार हुआ है वर्तमान स्थिति में? नहीं, बिल्कुल सुधार हुआ है। और हम लोग जब कैंपेनिंग करते हैं तो हम लोग ये चीज़ बताते भी हैं लोगों की कि पैसे के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि एक घर में अगर 3 बच्चे हैं तो एक को तो अच्छी शिक्षा मिल रही है, लेकिन बाकी दो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो ये हम लोग कहते हैं कि आप
ऐसा ना करें, पैसे के कारण हम लोग जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो ये एक ऐसी योजना है, इसमें हम लोग एक घर में अगर 5 बच्चे भी हैं तो उसमें हम लोग पढ़ा सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और इसका रिज़ल्ट ये है कि काफ़ी अवेयरनेस फैली और लोगों ने जो है इस पे काम करना शुरू किया, और आज जो है बच्चियाँ जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। छोटे बच्चों की अपेक्षा जो मतलब पुरुष और महिला वाला जो सिस्टम है वो कहीं आगे निकल चुका है। अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट भी आया, जिसमें खासकर अच्छी बात रही कि 3 महिलाएं भी टॉपर रहीं यूपीएससी के रिजल्ट में। आप यूपीएससी का रिजल्ट देख लीजिए, और अभी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रिजल्ट आया है यूपी बोर्ड का। 90% लड़कियां पास हुई हैं और लड़के जो है 80% या कुछ समथिंग परसेंट जो बच्चे लड़के पास हुए हैं। तो अवेयरनेस फैल रही है, इसलिए लड़कियां आगे जा रही हैं और आगे भी जो है आगे जाएंगी, अवेयरनेस अगर ऐसी रही तो बाबा साहब जी का जो सपना था, जो बाबा साहब जी ने जो खासकर महिलाओं के प्रति काफ़ी शानदार काम किया, क्या उनका सपना जो रिजल्ट आ रहा है, जो महिलाएं आगे निकल के आ रही हैं, क्या लगता है कि उससे बाबा साहब जी का सपना साकार होता दिख रहा है आने वाले समय में? सपना तो साकार हो रहा है, लेकिन उसमें से कई कमियां भी हैं हम लोग की। हम लोग बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रख रहे हैं। जैसे हम कहें कि एकेडमिक शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन सामाजिक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। सामाजिक शिक्षा के कारण हम लोग मिशन को जो है कहीं दूर छोड़ते जा रहे हैं। तो सामाजिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है एकेडमिक शिक्षा के साथ। और सर, वर्तमान की अगर बात करें तो समाज में अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा है, खासकर बहुजन समाज में। बहुजन समाज में अगर एक अनुमान लगाए तो आज भी बहुजन समाज में 80% ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं उनके घरों में देवी देवताओं, जितने हिंदू धर्म के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी तस्वीरें होंगी। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों को कैसे दूर किया जाए? अपने समाज को, जो अपने समाज के महापुरुष रहे हैं, पेरियार, ललित सिंह यादव, ज्योतिबा फूले, इनके संघर्षों को उन तक कैसे पहुंचाया जाए? देखिए, मैंने अभी जैसे बताया कि एकेडमिक शिक्षा अगर हम देंगे तो हम लोग बिल्कुल जागरूक नहीं कर पाएंगे। सामाजिक शिक्षा अगर हम लोग देंगे जी, तो ज़रूर से ज़रूर हम लोग जो है ये सब जो विचारधारा है, पेरियार जी की विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा है, ललित सिंह यादव जी की विचारधारा, और ख़ासकर माता सावित्रीबाई फूले जी की जो विचारधारा है, ज्योतिबा फूले साहब की विचारधारा है, ये अगर हमें देना है तो हमें सामाजिक शिक्षा, एकेडमिक शिक्षा के साथ हमें सामाजिक शिक्षा देनी पड़ेगी। घरों में महिलाओं को, बच्चों को जब भी बैठें तो महापुरुषों के बारे में बताएं कि हमारे महापुरुषों का संघर्ष कैसा रहा है, उन्होंने क्या क्या योगदान दिए, क्या क्या बलिदान दिए, किस वातावरण में रहे। जी, हम लोगों को तो इतनी सुख सुविधा मिल रही हैं, लेकिन उनको कोई भी सुख सुविधा नहीं थी, तब उन्होंने इतना अच्छा काम किया। लेकिन आज हम लोगों को इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, हम लोग एसी में रह रहे हैं, पंखे में रह रहे हैं, छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन तब भी हम लोग उनके संघर्षों को भूल जाते हैं और हम लोग मिशन से पीछे हो जाते हैं, भटक जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि अब फिर से गांव-गांव में हमको कैंपेनिंग करके जो महिलाएं हैं उनको सामाजिक शिक्षा की ओर अग्रसित करने के लिए काम करना पड़ेगा? बिल्कुल, हमें कैडर लगाने पड़ेंगे। कैडर लगाकर हम लोग महिलाओं को सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाबा साहब ने भी, कई महापुरुषों ने भी कहा है कि घर की महिला अगर शिक्षित हो जाए तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा। तो हमें खास तौर से महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा। और अंधविश्वास से सबसे ज़्यादा महिलाओं को निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं का जो नेचर होता है वो थोड़ा बड़ा कमज़ोर रहता है और बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाती हैं। उनको हमें मजबूत बनाना पड़ेगा। मैं ऐसी कई जो महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ। अन्नू बौद्ध जैसी जो लड़कियां हैं, और रवीना मौलाद हैं, आगरा से हैं, और एक उपासना जी हैं हरियाणा से। ये जो जैसी महिलाएं, ऐसी महिलाएं अगर सामने आके काम करेंगी तो ज़रूर से ज़रूर महिलाओं के प्रति जो है हम लोग काम कर पाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे महिलाओं के प्रति। जी। और सर, जो वर्तमान की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कास्टिज्म, जो जातिवाद है, जी जी, उसको काफ़ी बढ़ावा मिला है। बिल्कुल। तो उस पर क्या विचार है? इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, कास्टिज्म को देखते हुए बाबा साहब भी एनालिसिस ऑफ कास्ट लाइन कि इसको, इस जाति का विनाश कैसे किया जाए।
तो इस समय जो वर्तमान में इसको कहीं न कहीं और ज़्यादा बढ़ावा मिला है। अगर कल की बात बताएँ तो कल एक जो ज़ोमैटो में एक ज़ोमैटो बॉय था, उसको भी मारा कि उन्हों कास्टिज़्म की वजह से कि नहीं तुम जो है इस कास्ट के हो और तुम हमको खाना क्यों देने हैं। यही लखनऊ की घटना है आपके। जी, जी, मैंने पेपर में पढ़ा आज। और देखिए कास्टिज़्म जो है वो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। जो मुश्किल का काम है। बाबा साहब ने भी इस पे बहुत बारीकी से काम किया। लेकिन कहते हैं कि जो है हम लोग को गाँव से शहरों की तरफ जो है बढ़ना चाहिए। बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि गाँवों में जो अवेयरनेस कम होने के कारण हम लोग वहाँ ज़्यादा शोषण होते हैं। शोषण का शिकार वहाँ ज़्यादा होते हैं। हम लोग गाँव में काम करने की ज़रूरत है। और बाबा साहब ने जैसे बताया कि अच्छा पहनो, अच्छा ओढ़ो। अब कास्टिज़्म की बात हम बताएं, कल जो जिस तरीके से जो घटना घटी है वो बहुत ही सोचने वाली। हम लोग जैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं, हम लोग ज़रूरी है कुछ ऐसे काम करें कि इससे निकल पाएँ। लेकिन अब ये बताइए, कल जो घटना मैंने जो पेपर में पढ़ा तो वो सिस्टम ये था कि अब उसमें ज़ोमैटो वाले की गलती बिल्कुल नहीं थी, उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। कास्टिज़्म जो था, जो दूसरा पर्सन था उसमें कास्टिज़्म था। उसने जाति पूछा। अब यहाँ पे वो सामान जहाँ से पैक करा के लेके आया उसको वहाँ छोड़ा, ठीक। अब उसमें वो कास्टिज़्म की कोई बात ही नहीं थी। उसने उसके अंदर कास्टिज़्म था, इसलिए उसने उसकी कास्ट को पूछा। हम लोग जब तक जाति को ख़त्म नहीं करेंगे, मूवमेंट चाहे जितना बड़ा खड़ा कर दें, कभी ऐसे ही हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, ऐसे अत्याचार होते रहेंगे हम लोग। जहाँ से वो ज़ोमैटो बॉय जहाँ से खाने लगा वहाँ भी तो एससी के लोग होंगे, जरूरी बनाने वाले तो वही होंगे। हो सकता था कि उसको क्या बताएं, वो बेवकूफ़ था। उसको ये भी तो हो सकता था कि जिसने बनाया वो खाना वो भी हो सकता है बहुजन समाज का ही व्यक्ति हो, ये भी तो हो सकता था। लेकिन सोच का फ़र्क है। कुछ जो लोग हैं जो कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो चुका है और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे वो करते उनके ये मुंह पे तमाचा है, उनके मुंह पे तमाचा है। इनडायरेक्ट रूप से उसने तमाचा मारा कि लोग कहते हैं कि अब तो सारे नेता जो है बोलते हैं मंच से, बड़े बड़े मंच से बोलते हैं अब तो जातिवाद खत्म हो गया है, अब हम लोग तो यहाँ पर एकदम सब समानता हो गई है। देखिए समानता अगर होती तो आज भी इतने बड़ा शहर है लखनऊ, उसमें जो है ऐसी छोटी छोटी घटना जो होती हैं बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। और जातिवाद को हमको ख़त्म करना पड़ेगा। एक चीज़ और कहेंगे, हम लोग जो जातियों में बटे हुए हैं, जातियों में तो बटे हुए, उपजातियों में भी बटे हुए हैं, छोटे छोटे वर्ग में बटे हुए हैं हम लोग। इन सबको भूलकर हमें एक बहुजन समाज बनाना पड़ेगा। और एक अनुसूचित जाति जैसे है तो उस सब में हमें समेट कर एक बहुजन समाज बनना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे, वरना कोई विकल्प नहीं है। बहुजन समाज अगर एक ब्रांड बनता है तो बहुजन समाज में तो हर समाज के लोग बिल्कुल जुड़ जाएंगे, जिसमें जो लोग जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं और जातिवाद से पर उठ के हैं, वो सभी लोग इसमें जुड़ सकते हैं बहुजन समाज से। और उठेंगे भी। जब बहुजन समाज एक बन के तैयार होगा तो बहुजन मतलब होता है, जन तो है सब लोग लेकिन बहुजन नहीं है। तो बहुजन बहुत संख्याएं जो होगा उसमें से जुड़कर हमें जो है एक होना पड़ेगा, तभी हम लोग बहुजन समाज बना पाएंगे। वरना अपनी अपनी लड़ाई लड़ते रहो और समूह में जब तक हम लोग नहीं आएंगे तब तक हमारा शोषण होता रहेगा, हम लोग के साथ बलात्कार होते रहेंगे, हमारे लोगों के साथ ऐसी जातिगत घटनाएं जो होती रहेंगी, आए दिन होती रहेंगी। तो ये तो होना तय है जब तक हम लोग एक नहीं होंगे। और सर उसमें जातिवाद को लेकर सर एक और बात करें तो उसमें जातिवाद तो इतनी चरम सीमा पर है कि अगर कोई एससी का है, एससी का एसटी के यहाँ खाना नहीं खाता, ओबीसी का है, कुछ लोग हैं जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, ओबीसी के कुछ ऐसे लोग हैं कि वो उनके यहाँ नहीं खाते, मतलब वो भी उसमें भी जातिवाद देखते हैं। मतलब अगर अपर कास्ट का करे तो एक बार जायज़ है, लेकिन वो भी उसमें जातिवाद करते हैं। आज भी अगर देखा जाए तो अगर बात करें तो जाति विवाह, अंतर जाति विवाह वो भी आज भी लोग नहीं करते, आज भी कास्ट देख के ही जाति करते हैं, अपने समाज में शादियां करते हैं। देखिए रोटी बेटी का संबंध तो करना ही पड़ेगा जी, क्योंकि रोटी बेटी का संबंध करने से हमारे जो दो परिवार एक होते हैं, और जब दो परिवार एक होते हैं तो आपसी तालमेल हो जाता है। और ओबीसी की जैसे बात कर रहे हैं
ओबीसी को ही सबसे ज़्यादा जागने की ज़रूरत है। आज के समय में ओबीसी वर्ग जो है वो सबसे बड़ा हिंदू वर्ग बना हुआ है ना। उनको जो है जागना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बहुजन समाज में जो है आते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण था जब बीजेपी की पहली बार सरकार यूपी में बनी अखिलेश सरकार के बाद। तो अखिलेश का बंगला जब शुद्धिकरण कराया गया, उसमें जो है अखिलेश को उनकी जो है हैसियत पता चली, एहसास दिला दिया कि आप भी सूद रही है। तब अखिलेश का बयान आया कि मैं भारतीय हूँ। तो बहुत सोचने की बात है। ओबीसी को सबसे ज़्यादा जागने की ज़रूरत है। और ये जो व्यवस्था आप बता रहे हैं कि जो एक ऊंची कास्ट का व्यक्ति और नीची कास्ट का, ये गाँवों में अभी बहुत है। हाँ, गाँव में तो काफ़ी ज़्यादा है। मैं जो है गाँवों में, मेरा भी गाँव है, वहाँ पर भी जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो एससी समाज के लोगों को जो है दबाते हैं। और उनको ये समझ में नहीं आता कि हम लोग सब लोग आपस में एक हो जाएं अगर, तो जो 3% लोग, जो हमारे 15% जो भी लोग हैं वो हमारे पर राज कर रहे हैं, तो हम लोग 85% लोग जो उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा और ओबीसी को जागना ही पड़ेगा, तभी समाज का उद्धार होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं एससी तो कुछ हद तक काफ़ी ज़्यादा, तभी हम लोग बहुजन समाज बना पाएंगे, तभी बहुजन समाज बना पाएंगे। क्योंकि ओबीसी को अगर जिस दिन जाग गया उस दिन ये भाग खड़े होंगे। जितने भी विदेशी हैं इनको भागना पड़ेगा, भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। ये जो विदेशी लोग हैं हमारे यहाँ घुसपैठिए हैं, इनको घुसपैठिए भी हम लोग कह सकते हैं, इनको भागना पड़ेगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अमूल्य समय निकाल के जो है अपना अमूल्य समय दिया। आपका हमारे चैनल पर इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके चैनल के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि जो जितने भी लोग चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और जो है कमेंट ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जो आगे के जो इनको वीडियो हैं वो आपके तक पहुंच पाए। और एक चीज़ बताना भूल गया, सर का एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि अपने समाज से जुड़े, अपने संगठन से जुड़ी सारी अपडेट जो है अपने चैनल पे डालते हैं। जी बिल्कुल, मेरा भी आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, और उस पर जो भी मैं एडमिशन कराता हूँ, उनके माता पिता के इंटरव्यूज़ और भी जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं वो उस पर डालता रहता हूँ। तो ये श्रीकांत जी की मेहनत है जो मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, और मैंने इनसे ही सीखा हुआ। तो आप लोग सर के चैनल पर भी जाइए और जितना हो सके सपोर्ट करें, क्योंकि जो बाबा साहब का सपना था शिक्षित बनो, उस पर कहीं ना कहीं एक अच्छा काम है, और हम सबको जो है शिक्षा पर अधिक महत्व दे के उस पर काम करने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन की तरफ हमारे लोगों को आना पड़ेगा। जब वो लोग अच्छी एजुकेशन पाएंगे तभी समाज के लिए वो लोग अच्छा काम कर पाएंगे। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तो शिक्षा ही एक मात्र विकल्प है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते, मिलते हैं फिर किसी एक नए मेहमान के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।